सोचिए जरा, एक 1500 साल लंबा सफर, एक ऐसा सफर जिसमें एक पूरी की पूरी सभ्यता कहीं खो गई और उसकी जगह एक बिल्कुल नए समाज ने ले ली। जी हाँ, ये कहानी है प्राचीन भारत के उन्हीं गुमशुदा शहरों की, और फिर उन पहले साम्राज्यों के बनने की जिसने हमारे इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इस जबरदस्त बदलाव की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल से। वो सवाल ये है कि भारत के जो पहले महान शहर थे, उनका आखिर हुआ क्या? कहाँ चले गए वो लोग? यही सवाल हमें सीधे ले जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले जितनी एडवांस्ड थी, उतनी ही मिस्टीरियस भी। देखिए, ये शहर अपने वक्त से कह सकते हैं बहुत आगे थे। इन मोहरों को देखिए, पता चलता है कि वो मातृ देवी और पशुपति महादेव मतलब आदि शिव का एक रूप उनकी पूजा करते थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन में एक भी मंदिर का कोई निशान नहीं मिला है। और उनकी भाषा, अरे वो तो आज भी एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे कोई सुलझा ही नहीं सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत तो एक रहस्य ही रहा, लेकिन उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था वेदों की दुनिया का, एक ऐसी संस्कृति का जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की सामाजिक और धार्मिक बुनियाद रखी। और इस नए दौर की नींव रखी गई 4 पवित्र ग्रंथों पर। और हाँ, ये सिर्फ किताबें नहीं थी, इन्होंने धर्म से लेकर समाज तक मतलब जीने के हर तरीके को एक नई ही दिशा दे दी। संस्कृत में वेद शब्द का सीधा सा मतलब है ज्ञान, और इन्हें अपौरुषेय माना जाता था। मतलब ये कि ये ऐसा ज्ञान है जिसे किसी इंसान ने बनाया नहीं, बल्कि ये सीधे रिवील हुआ, यानी प्रकट हुआ ज्ञान है। यही वो मूल सोच थी जिस पर पूरी वैदिक परंपरा टिकी थी। तो ये 4 वेद कौन से थे? पहला है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर आता है सामवेद, इसमें उन्हीं भजनों को गाने की धुनें हैं। तीसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और पूजा पाठ के तरीके बताए गए हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें बीमारियों और बुरी ताकतों से बचने के लिए मंत्र और कह सकते हैं जादू टोने का जिक्र है। इन सब में ऋग्वेद सबसे पुराना है, और उसी से हमें उस जमाने की जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है। तो सवाल ये है कि ऋग्वेद के जमाने में जिंदगी थी कैसे? जरा सोचिए, एक कबीलाई समाज जो सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों के इलाके में रहता था। उनकी सबसे बड़ी दौलत वो थे उनके पशु, खासकर गायें। समाज 4 वर्णों में बटा तो था, पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये बंटवारा जन्म से नहीं बल्कि काम से होता था। राजनीति कैसे चलती थी? वो सभा और समिति जैसी असेंबलीज में मिलकर फैसले लेते थे। और पूजा वो करते थे इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसी कुदरत की ताकतों की। और इस लचीले समाज का कितना खूबसूरत उदाहरण ऋग्वेद के इस श्लोक में मिलता है। सुनिए, मैं एक गायक हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। मतलब साफ है ना? उस समय काम जन्म से तय नहीं होता था। एक ही परिवार में लोग अपने अपने काबिलियत के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग काम कर सकते थे। कमाल की बात है। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक समाज में एक ऐसा जबरदस्त बदलाव आया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बदलाव था क्या और कहानी यहाँ से कौन सा नया मोड़ लेती है। ये बदलाव असल में 3 बड़े लेवल पर हुआ। पहला, इकोनॉमी बदली। लोग अब पशु चराने के बजाय खेती पर निर्भर हो गए। दूसरा, समाज बदला। जो लचीली वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था बन गई। और तीसरा, राजनीति बदली। छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में तब्दील होने लगे। और इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी भूगोल। अब वैदिक संस्कृति का जो सेंटर था, वो सरस्वती नदी के इलाके से खिसककर पूरब की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों में आ गया था। और इस नई उपजाऊ जमीन ने समाज के विकास के लिए कह सकते हैं बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए। और इस नए समाज में वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा पक्की हो गई। पर अब ये काम पर नहीं, जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक तरह की सामाजिक सीढ़ी बन गई जिसमें ऊपर नीचे जाना लगभग नामुमकिन था।
इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब दौलत का पैमाना गाय नहीं बल्कि जमीन बन गई थी। चावल, जौ, गेहूं ये सब मुख्य फसलें बन गई और इसके साथ साथ बढ़ई, बुनकर, चमड़े का काम करने वाले ऐसे कई नए कारीगर भी सामने आए। एक पूरी की पूरी नई आर्थिक दुनिया बन रही थी। अब देखिए, जब समाज और इकोनॉमी बदल रहे हों तो भला राजनीति कैसे पीछे रह सकती थी। इन सारे बदलावों का सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत का पॉलिटिकल मैप भी बदलना शुरू हो गया और अब पहले बड़े राज्यों का जन्म हो रहा था। और इसी नए दौर में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 16 बड़े और ताकतवर राज्य उभरे। इतिहास इन्हें महाजनपद के नाम से जानता है। काशी, कोसल, मगध, ये कुछ बड़े नाम हैं। ये महाजनपद ही असल में भारत के पहले बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स थे। मतलब कबीलों का जमाना अब जा रहा था और इन बड़े राज्यों के बीच पावर हासिल करने की एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन 16 में से एक राज्य था जो सबसे आगे निकल गया, मगध। और इसके पावरफुल बनने की कई वजह थीं। पहली, गंगा के मैदान में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरी, हथियार बनाने के लिए लोहे का खजाना। तीसरी, जाहिर है उपजाऊ जमीन। और इसका सबसे बड़ा हथियार, वो थे इसकी सेना के युद्ध हाथी। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। 16 ताकतवर राज्य थे जो सत्ता के लिए एक दूसरे से टकराने को तैयार थे। सवाल अब बस एक ही था कि इनमें से कौन भारत का पहला महान साम्राज्य बनाएगा। और इसी सवाल के जवाब ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत के इतिहास को शक्ल दी।